नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पहुंचा रहा है या किस तरह की चर्चाएं मीडिया करता है, ये आप भली भांति जान गए हैं। मीडिया में आपके बच्चों की बेरोजगारी की कोई खबर नहीं है। रोज हम इस बात को इसीलिए उठाते हैं ताकि आपको जो मेन मुद्दे हैं या मुख्य बिंदु है, जो आपके बच्चों की बेरोजगारी है, बढ़ती हुई महंगाई है या बढ़ती हुई महंगी शिक्षा है, अस्पतालों में अव्यवस्था है, सड़कों पर हादसों में बढ़ोतरी है, इनके बारे में आप चर्चा करते रहें तो आप अवश्य एक न एक दिन मीडिया को मजबूर होकर उन्हीं बातों को आपको उठाना होगा। तो इसलिए क्या है आज की बड़ी खबर। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 5 माह के इंतजार के बाद आरएस 2023 मुख्य परीक्षा के परिणाम आज गुरुवार को जारी कर दिए। आयोग ने इंटरव्यू के लिए सफल हुए 2168 अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर जारी की है। जारी परिणामों में 2 अभ्यर्थियों के परिणाम कोर्ट केस के कारण रोके गए हैं। 20 अभ्यर्थी ऐसे भी रहे जिनकी मुख्य परीक्षा रद्द कर दी गई। 3 अभ्यर्थियों के परिणाम प्रशासनिक कारणों से रोके गए हैं। इस बारे में आरपीएससी के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि इंटरव्यू की तारीखों की सूचना अभ्यर्थियों को निर्धारित समय पर दे दी जाएगी। मुख्य परीक्षा 20 और 21 जुलाई को हुई थी और 6-7 महीने बाद इसका परिणाम आया है। इस बार सामान्य ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की 262 कट ऑफ रही, यानी 800 अंकों के पेपर में से करीब 33% ही कट ऑफ आई। पिछले साल इन वर्गों की कट ऑफ 314 रही थी। इस बार लगभग 52 अंक नीचे आई है। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने गुरुवार को खेल अवार्ड्स की घोषणा कर दी। इनमें से 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, 32 को अर्जुन तो 4 को द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए चुना गया। जयपुर की पैरालंपिक शूटर मोना अग्रवाल को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। मोना ने पैरालंपिक खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अब यदि आप विदेश गए या विदेश में कहाँ रुके, कैसे गए, कैसे यात्रा की, कितना खर्चा किया, उसके बारे में अब सरकार पूछने वाली है। विदेश जाने वाले लोग कब, कहाँ, कैसे यात्रा करें, इसका खर्च किसने और कैसे उठाया, कौन कब कितने बैग लेकर गया, किस सीट पर बैठा, विदेश यात्रा करने वाले से जुड़े ऐसे 19 निजी डेटा सरकार इकट्ठा करेगी। ये डेटा 5 साल तक स्टोर रहेगा। जरूरत पड़ने पर इसे अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ भी साझा किया जा सकेगा। 10 फरवरी से कुछ एयरलाइंस के साथ पायलट के तौर पर डेटा शेयरिंग ब्रिज शुरू किया जाएगा और 1 अप्रैल से यह व्यवस्था पूरी तरह से लागू करने की तैयारी है। उनका ये डेटा इकट्ठा करना आप किस नज़र से देखते हैं, इस पर आप अवश्य कमेंट करें। जयपुर के राजा पार्क में पंचवटी सर्किल के पास गुरुवार देर शाम को सिख समाज की ओर से निकल रहे नगर कीर्तन में अनियंत्रित थार गाड़ी घुस गई। हादसे में 4 जनों को चोटें आई। नगर कीर्तन के दौरान तैनात पुलिस ने थार को रुकने का इशारा किया तो चालक ने कार दौड़ा दी। यानी कि एक तो आप भीड़ भाड़ में घुसो, आपको कोई रुकने का इशारा करे तो आप गाड़ी को और तेज चला दो। इससे होगा क्या कि आपकी तेज गाड़ी किसी न किसी को नुकसान पहुंचाएगी। रोज प्रतिदिन हम ऐसी टक्कर, ऐसे हादसे, ऐसी सड़कों पर हत्याएं हम देखते हैं, लेकिन फिर भी हमारे नौजवान, हमारे देश के चालक, हमारे देश के यातायात नियमों पर सड़कों पर चलने वाले लोग किस तरह से हादसों का शिकार करते हैं। हम इनको हादसे ना कहकर इनको हत्या कहेंगे। जब उसको पता है कि भीड़ है, गाड़ी को किस तरह से चलाई जानी चाहिए, या गाड़ी को रोका है तो रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए, लेकिन गाड़ी क्योंकि उसकी हिम्मत है, क्योंकि वह पुलिसकर्मी का बेटा है, पुलिसकर्मी का बेटा वह भी नाबालिग, यानी नाबालिग बेटा एक तो गाड़ी चला रहा है और फिर उसके ओवर स्पीड के 5 चालान हो चुके हैं, फिर भी उनकी हिम्मत, और इसको आप क्या कहेंगे कि भीड़ भरे इलाके में भी चला रहा है। क्या किसी को नुकसान होगा, नहीं होगा, ये तो बात की बात है, लेकिन उस गाड़ी का क्या किया गया कहीं कोई पता नहीं। नाबालिग को गाड़ी देने पर वाहन मालिक और अभिभावक जिम्मेदार हैं। कार्रवाई संभव है, लेकिन कार्रवाई कितनी की जाएगी आप भी जानते हैं। गाड़ी पर एमएलए का स्टिकर लगा था। गाड़ी से उतरे 3 अन्य नाबालिग भाग गए और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस केस दर्ज किया गया है। 1-2 दिन इसकी बात चलेगी, उसके बाद हम फिर किसी दूसरे नए
घटना की तरफ हो जाएंगे, इस घटना को हम भुला दिया करेंगे और फिर हम नए घटना की बात करेंगे। मौसम शुष्क होते ही पारा चढ़ने लगा। बीते 24 घंटों में दिन का पारा 7.4 डिग्री बढ़कर 26.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। लेकिन शहर के बाहरी इलाके में घने कोहरे की आगोश में की वजह से ठंड का एहसास रहा। फिलहाल 1-2 दिन सुबह खुले इलाकों में घना कोहरे का अलर्ट है, लेकिन दिन में धूप खिली रहेगी। वहीं बीती रात न्यूनतम तापमान भी 2.1 डिग्री बढ़ोतरी के साथ 7.7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन बाद एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का अनुमान है। हालांकि सिस्टम से बारिश होने की संभावना नहीं है, लेकिन बादल छाए रहेंगे। पश्चिमी विक्षोभ से रात का पारा 2 से 4 डिग्री तक बढ़ोतरी का होने का अनुमान है। आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग ने उत्कर्ष कोचिंग इंस्टीट्यूट पर गुरुवार को छापा मारा। इंस्टीट्यूट के देश भर में सेंटर्स पर कार्रवाई की गई। जोधपुर में कोचिंग सेंटर पर सुबह आयकर की टीम पहुंची, क्लास से बच्चों को बाहर निकाला और स्टाफ के मोबाइल जब्त किए। जोधपुर के साथ साथ जयपुर, इंदौर, प्रयागराज सहित अधिकतर केंद्रों पर अलग अलग टीमें पहुंची। ऑफिसों में रखे तमाम दस्तावेज कब्जे में ले लिए गए। कुछ महीनों पहले इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को देश के बड़े इंस्टीट्यूट ग्रुप के साथ पार्टनरशिप को लेकर बड़ी डील हुई थी। दोनों ग्रुप के बीच हुई 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की इस डील में बड़े पैमाने पर अघोषित लेन देन का शक है। कोचिंग सेंटर 800 करोड़ रुपए यानी कितनी बड़ी रकम होती है, इसका आप अंदाजा लगा लीजिए। आपके बच्चे बेरोजगार हैं, 800 करोड़ रुपए कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास लेन देन हो रहा है। आपके बच्चे बेरोजगार ही रहेंगे, क्योंकि आपको इन चीज़ों पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि मीडिया में किस तरह की खबरें दिखा रहे हैं। मीडिया समझ गया, उसने आपको उन खबरों को दिखाना शुरू किया है जिससे आपको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको आनंद आता है तो आप देखते रहिए। आपका बच्चा बेरोजगार हो, कोचिंग सेंटर बड़े बड़े 800 करोड़ की डील कर रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। जब तक आप पूरी तरीके से बर्बाद नहीं हो जाएंगे, जब तक आपको फर्क पड़ेगा भी नहीं। कच्चे सूखे खुले बोरवेल में गिरकर बच्चों की मौत की दमघोटू और दर्दनाक कहानियों से राजस्थान बेचैन है। बोरवेल हादसों में 10 साल में 17 की मौत हो चुकी। इनमें से 3 मौतें 2024 में हुई थी। 2025 में पहली मौत कोटपुतली की 3 साल की बच्ची चेतना की हुई। कई घंटों से लेकर कई दिनों तक पाताल तोड़ गड्ढों में गिरे बच्चों को बचाने में परिवार, गांव वाले और शासन प्रशासन अथक मेहनत करते हैं, फिर भी मासूम मरते हैं। हादसे नहीं रुकते। आखिर ऐसे हादसे कब तक होते रहेंगे? थोड़ा पैसा बचाने के लालच में बच्चे बोरवेल में पंप गिर जाते हैं और उससे हादसे का शिकार होते हैं। बोरवेल खुला छोड़ने वाले गैर जिम्मेदार लोगों को बच्चों की चिंता या शासन का डर क्यों नहीं? ऐसे गैर जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई कब होगी? जब दैनिक भास्कर ने राजस्थान की जनता के यह सीधे और सरल सवालों का जवाब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल से मांगा, तो उन्होंने कहा कि मासूमों को डुबो रहे खुले बोरवेल कब तक बंद होंगे? तो सीएम का जवाब था, 10 दिन में सख्ती के साथ बंद कराने को कह दिया है। शनिवार को जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी का 8वां कन्वोकेशन होगा। इसमें कुल 2467 डिग्रियां दी जाएगी। इनमें 32 गोल्ड, 16 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल शामिल होंगे। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अपने परिवार सहित झालाना लेपर्ड सवारी पहुंचे, जहां उन्होंने पत्नी ट्विंकल खन्ना, बच्चे आरव और नितारा के साथ करीब 1.25 घंटे झालाना के जंगल की सैर की। वह करीब 4 बजे यहां पहुंचे। 6 बजे तक उन्होंने सफारी का लुत्फ उठाया। हालांकि इस दौरान साइटिंग में उन्हें कोई लेपर्ड नहीं दिखा। वह सिर्फ नीलगाय और अन्य जानवर के दीदार कर पाए। अरावली की पहाड़ियों के बीच उन्होंने अपने परिवार के साथ मोबाइल से जंगल और जानवरों की फोटो क्लिक की। झालाना की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि शहर के बीच में इस घने जंगल का नजारा खूबसूरत है। यदि आपके साथ कोई युवती ऑनलाइन दोस्ती करती है या दोस्ती का वादा करती है तो आप सावधान रहे, क्योंकि युवती से दोस्ती करवाते फिर अपहरण के बाद मारपीट कर लूटते थे। 2 को गिरफ्तार किया गया है। जी हां, जयपुर में अपहरण के बाद मारपीट कर लूट करने वाली गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। ये गैंग युवती से दोस्ती करवाकर वारदात को अंजाम देती थी। पीड़ित ने 26 दिसंबर को थाने में मामला दर्ज कराया था। शिकायत में बताया कि उसकी जानकारी एक युवती से हुई थी। युवती ने अपने साथियों की मदद से पीड़ित का अपहरण करवा दिया। इसके बाद पीड़ित से करीब 25 लाख रुपए की राशि नगद और 9,500 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करा लिए।
यानी कि पहले युवती से दोस्ती, उनको पता है, सबको पता है कि आप कितने कमजोर हो चुके हैं, आपकी युवती से दोस्ती करा दी जाएगी, फिर अपहरण कर लिया जाएगा। मीडिया में आपको इस तरह की खबरें नहीं दिखाई जाएगी क्योंकि इससे आप शिक्षित होते हैं, समझदार होते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार देर रात शहर के रैन बसेरों का निरीक्षण किया। सीएम ने अफसरों को रैन बसेरों में विश्राम करने और शयन के लिए रुकने वाले लोगों को हर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। शिक्षा विभाग में तबादले नहीं खोलने से नाराज शिक्षकों ने गुरुवार से आंदोलन शुरू कर दिया। पहले चरण में जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में मौजूद अफसरों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें तबादले खोलने की मांग की गई। संगठन के जिला अध्यक्ष शंकर बुटोलिया के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन के दौरान संभाग उपाध्यक्ष बसंत जिंदल, जयपुर शहर के जिला मंत्री जुगराज सिंह नाथावत, जिला संगठन मंत्री सूर्य प्रकाश शर्मा सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। जिंदल ने बताया कि सरकार शिक्षा विभाग के स्थानांतरण खोलकर शिक्षकों में व्याप्त रोष को दूर कर उनके साथ न्याय करे। बुटोलिया ने कहा कि सरकार गठन के बाद अन्य सभी विभागों में स्थानांतरण से प्रतिबंध हटाकर 2 बार स्थानांतरण किए हैं, लेकिन दोनों ही बार शिक्षा विभाग की अपेक्षा की गई। शिक्षकों में सरकार के प्रति आक्रोश है। जिले और संभाग रद्द करने के भाजपा सरकार के फैसले के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने शेखावटी की धरती से गुरुवार को आंदोलन का आगाज कर दिया। सीकर को संभाग का दर्जा वापस लौटाने और नीम का थाना को जिले का दर्जा वापस दिलाने को लेकर बड़ी सभा हुई। इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हमारे संघर्ष की जीत होगी, ये संभाग और जिले वापस बनेंगे। भाजपा की औकात नहीं कि ये सीकर को संभाग और नीम का थाना को जिला खत्म कर दे। ये पर्चियों से चलने वाले लोग हैं, मंदिरों में घूमते हैं, पर्चियों से चलते हैं। हम इनके घुटने टिका देंगे और इनसे संभाग भी लेंगे और नगर निगम भी लेंगे। डोटासरा ने कहा कि हम सीकर संभाग और नीम का थाना जिले के लिए संघर्ष करेंगे। इस संघर्ष में पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। यह आंदोलन एक बड़ा जन आंदोलन बनेगा और पूरे सीकर संभाग के लोगों की जीत होगी। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की जीत नहीं होगी। डोटासरा ने यह बात सीकर के प्रधान जी का जाओ में इंडिया गठबंधन की सभा को संबोधित करते हुए कही। सभा में पूर्व विधायक महादेव सिंह खंडेला, पूर्व विधायक कृष्णा पूनिया, झुंझुनू जिलाध्यक्ष दिनेश सुंडा, सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा और भी कई सदस्य मौजूद रहे। डोटासरा ने कहा कि हमारा हारने का रिकॉर्ड नहीं है, ये बात तो मोदी भी जानता है। हम राजस्थान की पर्ची सरकार के घुटने टिका कर रहेंगे। इस भजनलाल सरकार के कील ठोक देंगे। सीकर संभाग बना तो उसमें एम्स भी आता, IIT भी आता, बड़े लेवल की परीक्षाएं भी संभाग स्तर पर होती। संभाग के कारण चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में हमें बहुत फायदा होता। सांसद अमरा राम ने कहा कि पूरे राजस्थान में 3 संभाग निरस्त किए गए हैं, उनके लिए जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार कुछ दे तो नहीं सकती, लेकिन दिए हुए को वापस लेना उनका कोई हक नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि चारों जिलों के लोग लड़ेंगे और अपना हक वापस लेकर रहेंगे। विधानसभा स्पीकर देवरानी शुक्रवार दोपहर 3 बजे विधानसभा में प्रदेश के मुख्य सचिव सहित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों से विधायकों द्वारा लगाए गए प्रश्नों के जवाब के लंबित प्रकरणों पर जानकारी लेंगे। देवनानी ने कहा कि विभागों द्वारा विधानसभा को सवालों के जवाब समय पर प्राप्त नहीं होने से इनकी सार्थकता समाप्त हो जाती है। CS को भेजे पत्र में 16वीं विधानसभा के आगामी संभावित सत्र से पहले के प्रश्नों, प्रस्तावों और आश्वासनों के जवाबों के लंबित प्रकरणों का निस्तारण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किए जाने को कहा गया है। पुलिस मुख्यालय में गुरुवार को नववर्ष स्नेह मिलन समारोह मनाया गया। इसमें मुख्यालय में कार्यरत कर्मचारी, जयपुर में तैनात IPS सहित कार्मिक शामिल हुए। कार्यक्रम में नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए DGP UR साहू ने जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए तत्परता से कार्य जारी रखने की अपील करते हुए कहा कि नए साल में पुलिसकर्मी और अधिकारी पूरे जोश और ईमानदारी से राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा प्रदत्त दायित्वों को पूरा करते हुए जनता की सेवा का संकल्प ले। रेडीमेड गारमेंट पर GST स्लैब में प्रस्तावित बदलाव के विरोध में गारमेंट एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के प्रतिनिधिमंडल ने अतिरिक्त सचिव फाइनेंस अखिल अरोड़ा को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें रेडीमेड गारमेंट पर एक समान 5% GST की मांग की गई। प्रतिनिधिमंडल में गियर के पूर्व अध्यक्ष जाकिर हुसैन, रवि पोद्दार, ज्ञान प्रकाश मित्तल और भी कई सदस्य शामिल रहे। गौरतलब है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल समूह ने 1500 रुपए तक की कीमत वाले रेडीमेड गारमेंट पर 5
1500 से 10,000 तक के गारमेंट पर 18 और 10,000 से अधिक कीमत वाले रेडीमेड गारमेंट पर 28% GST प्रस्ताव रखा है। लेकिन आपको मीडिया पर इसकी कोई चर्चा नहीं सुनाई देगी। आप 10,000 से अधिक कीमत वाले यानी अगर आप दूल्हा दुल्हन के कपड़े खरीदेंगे तो उस पर 28% टैक्स लगेगा। यानी आपके दुल्हन के कपड़े दूल्हे के कपड़े 28% के साथ उसको माना जाएगा। आप इसको किस तरह से देखते हैं, लेकिन आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि किस में क्या छुपा हुआ है, किसके नीचे क्या मिल रहा है, जबकि आपके अंदर क्या दिया जा रहा है, क्या ढूंढा जा रहा है। 28% GST, क्या आपको पता है 28% GST कितनी बड़ी रकम होती है? लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपके बच्चों की बेरोजगारी से ही आपको कोई फर्क नहीं पड़ता तो आपको 28% GST से तो क्या फर्क पड़ेगा। और नहीं आप इसकी मीडिया पर चर्चा देखेंगे। मीडिया में उनको समझ में आ गया है कि आप किन बातों को ज़्यादा ध्यान से देखते हैं, तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजस्थान के सरकारी और निजी स्कूलों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की 8वीं और 5वीं बोर्ड परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन जल्द शुरू होंगे। जनवरी के तृतीय सप्ताह से ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की संभावना है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 27 फरवरी को आयोजित रीट 2024 में बायोमेट्रिक हाजिरी को लेकर पेच फंस गया है। अभ्यर्थियों के आधार ऑथेंटिकेशन बोर्ड प्रशासन नहीं करा पाएगा, कारण इसकी मंजूरी नहीं मिली है। अब अभ्यर्थियों के फिंगरप्रिंट लेने की तैयारी है, लेकिन इसके लिए भी अभ्यर्थियों का डेटा बोर्ड प्रशासन के पास नहीं है। मॉडल्स ने खादी कलेक्शन के साथ रैंप पर राजस्थान की शाही विरासत और मिट्टी के आकर्षण से प्रेरित कलेक्शन को पेश किया। मौका था राजस्थान कल्चर हेरिटेज सीजन 2 का। जवाहर सर्किल पर हुए कार्यक्रम में रैप वॉक के साथ साथ आर्ट एंड कल्चर को भी दिखाया गया। वहीं राजस्थान के संगीत और नृत्य के सार को दर्शाने वाली कालबेलिया और घूमर प्रस्तुतियां खास रही। संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अमृत महोत्सव के तहत भारतीय संविधान भारत की आत्मा विषय पर व्याख्यान व प्रतियोगिता हुई। बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान न्याय, समानता, भाईचारे जैसे आदर्शों को सुनिश्चित करता है। तो सभी से निवेदन है कि यदि न्याय को, समानता को और भाईचारा को कोई नुकसान करता है तो उसकी जिम्मेदारी हम सबकी बनती है, क्योंकि इससे संविधान पर असर पड़ता है। ख्वाजा साहब के उर्स में आए जायरीन शुक्रवार को जुमे की नमाज अदा करेंगे। शहर काजी मौलाना तौसीफ अहमद सिद्दीकी नमाज अदा कराएंगे। उसके दौरान ही अगला जुमा 10 जनवरी को बड़े कुल के दिन होगा। उसकी शुरुआत और बड़े कुल के दिन यानी आखिरी दिन जुमे का दिन है। ऐसे में जुमे की नमाज में आखिरी दिन नमाजियों की भीड़ अधिक रह सकती है। जुमे की नमाज शाहजहानी जामा मस्जिद में अता होगी। नमाजियों की तादाद अधिक होने पर दरगाह परिसर और बाहर तक नमाजियों की सफ लग सकती है। नमाज की शुरुआत और इख्तिताम पर तोप के गोले दागे जाएंगे। मौलाना तौसीफ अहमद सिद्दीकी 2 रकत नमाज जुमा अदा कराएंगे। मुल्क व सूबे में खुशहाली व अमन की दुआ की जाएगी। उधर 10 जनवरी को बड़े कुल की रस्म अदा की जाएगी। कैंसर मरीजों के उपचार के लिए कोटा में लीनियर एक्सीलरेटर मशीन लगाने की प्रोजेक्ट खटाई में पड़ गया। बजट में घोषणा कर चुकी राज्य सरकार ने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए पैसा देने से हाथ खींच लिए। अब कहा जा रहा है कि यह काम PPP मोड पर कराया जाए, जबकि 14 साल में PP मोड पर यह मशीन लगाने के कई प्रयास हो चुके, लेकिन कभी फर्म नहीं आई तो कभी फर्म आ गई तो कुछ काम कराकर छोड़ गई। लेकिन आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप चाहे कुछ भी करते रहें, आपको इनसे कोई लेना देना नहीं। आप देखते रहिए कि किसके नीचे क्या छिपा है। ऐसी एक और सीवा गांव में बुधवार रात चिकित्सा विभाग को शर्मसार करने वाली घटना हुई। हाड़ कपाने वाली सर्दी में बुधवार रात खुले में महिला कानूड़ी का प्रसव कराया गया। लकड़ी से नाल काटी गई, कारण यहाँ के उप स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लगा था और कुछ दूरी पर रहने वाली नर्स ने यहाँ आने से इनकार कर दिया। इस मामले में खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि उप स्वास्थ्य केंद्र सीवा पर रात को ताला लगा हुआ और खुले में डिलीवरी होने की सूचना मिली थी। संबंधित नर्स परमजीत कौर के अनुसार उसका पति यहाँ नहीं था, ऐसे में वो अस्थायी घर पर सोने चली गई थी। सर्द रात में मैदान में प्रसव, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ के लोग इस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे। वह एक्शन लेंगे कि किसके नीचे क्या मिल रहा है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।